फिर अपन ने पढ़े थे खनिजों के बारे में, कितने खनिज तत्व पाए जाएंगे, तो हमेशा खनिज तत्व कितने पाए जाएंगे, 1% से कम ही पाए जाते हैं। और उसमें मुख्यतः सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाएगा। सबसे ज्यादा तो कैल्शियम ही मिलता है आपको दूध में। इसके अलावा आपने बात की थी जल। जल जो सारे अवयव होता है उनमें सब, दुग्ध में जितने भी चीजें होती है उन सबका वाहक कौन होता है, जल होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। और सबसे ज्यादा किसके दूध में जल देखने को मिलता है, तो ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में मिलेगा, ऊंटनी के दूध में। सबसे कम किसके दूध में, तो भेड़ के दूध में मिलता है। अब बात की थी अपन ने कि जो दूध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। 6.4 से 6.6 तक इसकी क्या होती है, पीएच होती है। लेकिन जो बकरी का दूध होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 पीएच होती है। ये चीजें अपन ने देखी थी। इसके अलावा मैंने कहा था कि भाई विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंटने के दूध में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। दूध को संपूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें लोहा और विटामिन सी अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद अपन ने बात की थी कि वे दूध के परीक्षण। परीक्षण सारे के सारे टेस्ट अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ लिया आपने। एक टेस्ट देखा था जिसका नाम था हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण या जिसे हंसा टेस्ट कहा जाता है। यह हंसा टेस्ट क्यों कहा जाता है, इसमें किसका पता लगाया जाता है हंसा टेस्ट में, बिल्कुल गाय के दूध में, गाय के दूध में भैंस के दूध की, भैंस के दूध की मिलावट। गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट के लिए क्या करते हैं अपन, हंसा परीक्षण करते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपने देखा था क्या, हाँ, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर परीक्षण में क्या करते हैं, बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि भाई दूध का अपेक्षित घनत्व तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा, तो किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व, और दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होना चाहिए, 1.028 से 1.032 तक। कितना होगा, 1.028 से 1.032। ठीक है, लेकिन जो सपरेटा दूध होता है, कैसा, स्प्रेटा दूध, स्प्रेटा दूध की अगर आप बात करोगे तो उसमें कितना होता है, 1.033। ठीक है, अब लेक्टोमीटर की रीडिंग की बात करें, रीडिंग यानी कि रीडिंग कैसी होती है, तो रीडिंग जो आती है यानी कि नंबरिंग होती है। एक जो लेक्टोमीटर होता है उस पर नंबर लगे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो रीडिंग होती है वो कहां तक होती है, 40 तक। ठीक है, 40 तक के अंक इस पे अंकित होते हैं, किस पे, लेक्टोमीटर पे। तो लेक्टोमीटर की बात करेंगे, अपेक्षित घनत्व और स्प्रेटा दूध। इसमें भी अपन देखें अपेक्षित घनत्व में, तो 0.28 से 0.30 तक गाय का होता है, और 0.30 से 0.32 किसका होता है, तो भैंस का होता है। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा होगा वसा परीक्षण। वसा परीक्षण ये किसके द्वारा, गर्बर मशीन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, गर्बर मशीन द्वारा। ठीक है, गर्बर मशीन में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 1 मिनट में, 1100 चक्कर, चक्कर प्रति मिनट, प्रति मिनट। और कितने मिनट तक टेस्ट किया जाएगा, ये कितने मिनट तक घुमाया जाएगा, तो इसे 5 मिनट। कितने मिनट तक, तो 5 मिनट के टोटल चक्कर कितने हो गए, 5500। ठीक है, ये किसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा, ये जो टेस्ट किया जाएगा ये किया जाएगा ब्यूटायरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, हाँ, मीटर कौन सा होता है, तो वो होता है ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर आता है, नीचे से तो एक शीशी टाइप होती है और ऊपर से पतली नलिका होती है, उसमें रीडिंग अंकित होती है। कितनी रीडिंग अंकित होती है इसमें, बताओ, फेंट की जो अंकित होती है, फेंट निकालने की मशीन देखी ना पहले के जमाने में, घुमाने की गोल गोल आती थी, वही तो गर्बर होती है। उसमें ब्यूटायरोमीटर होता है, ब्यूटायरोमीटर पे कितनी रीडिंग, 10 तक की रीडिंग होती है भाई, है ना। हाँ, अब इसमें क्या क्या काम में लिया जाता है, तो इसमें काम में लिया जाता है एक तो दूध चेक करने के लिए, एक लेते हैं अपन H2SO4, एक लेते हैं एमाइल एल्कोहल, एमाइल एल्कोहल काम में लिया जाता है। एमाइल एल्कोहल इसमें क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और परीक्षण आपने देखा होगा कल, कौन सा वाला,
COB, हाँ, क्लोटोन, क्लोटोन बॉइलिंग, यानी कि इसमें क्या करते हैं, इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पे थक्का यानी कि स्कंदित हो जाता है दूध, तो फिर पता लगाया जाता है कि दूध में क्या है, अम्लता, हाँ, किस या अम्लता, दूध फटेगा किसके कारण, अम्लता के कारण, किसके कारण फटेगा, दूध अम्लता के कारण, और दूध में कितनी अम्लता होती है, 0.14 से 0.16% क्या होती है, अम्लता होती है दूध में, यानी कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि दूध की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, और तो उसमें निश्चित है कि भाई क्या पाई जाएगी, अम्लता पाई जाएगी, कितनी पाई जाएगी, 0.14 से 0.16%, ओके, ठीक है, हाँ, सैंपल यानी कि जो नमूना लिया जाता है कितने ml का लिया जाता है, 15 ml का, कितने ml का, 15 ml का, ये कल 4 टेस्ट अपन ने पढ़े थे। अब देखते हैं आगे, ठीक है, कल की PDF आपको मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वापस करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम आ जाएगा अपना, है? बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, आप अभी उनको आप नंबर ऐड करवा देना ताकि आपके पास PDF पहुंच जाएगी, या फिर आप जो कनकावती क्लासेस का टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, वहां पे हम डालते रहते हैं, वहां पे भी मिल जाती है। आगे चलें क्या, या तो आप जल्दी जल्दी टिपा करो यार, वरना मजा नहीं आएगा ना। हो गया, देखो ये टेस्ट याद रखना ना, टेस्ट पूछ लेंगे आपको, अगला टेस्ट देखो, निकिल टेस्ट, निकिल टेस्ट, ये किया जाता है घी के लिए, किसके लिए किया जाता है, घी के लिए, इसमें क्या किया जाता है कि देसी घी में वनस्पति घी का पता लगाने हेतु, ठीक है, एक किया जाता है वाउडेन परीक्षण, या फिर अपन का देते हैं इसे टेस्ट, वाउडेन परीक्षण भी किया जाता है, किसके लिए, सॉरी यहां पे घी नहीं आएगा, तेल आएगा ना, वनस्पति तेल, ठीक है, और यहां पे देसी घी में वनस्पति घी का पता, ठीक है, अगला होता है नाइट्रेट परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है दूध में वर्षा जल का, क्या बोल रहा है, वाउडेन, हाँ, वाउडेन परीक्षण, देसी घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए, अरे एक तो देसी घी आता है, एक डालडा नाम से आता है, जिसे अपन डालडा कहते हैं, हालांकि डालडा वनस्पति घी था, उसकी एक ब्रांड थी डालडा, काफी समय पहले बहुत पॉपुलर थी, है ना, हाँ, ऑफलाइन क्लास वालों कहानी भी सुनाई होगी मैंने डालडा की, हाँ, दूध में वर्षा जल का पता लगाने के लिए, दूध में वर्षा जल का पता लगाने के लिए एक किया जाएगा स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट, ये स्ट्रिप कप एक कप टाइप का होता है, उसमें थन को डुबोया जाता है, ये थनैला रोग में किया जाता है, जब पशुओं में थनैला रोग हो जाता है तो फिर जो उसके दूध में ना कुछ जैसे खून वगैरह आ जाते हैं, ऐसे स्कंदित खून आ जाता है, स्कंदित दूध हो जाता है, थन मोटे फूल जाते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होता है, तो फिर उस दूध को अपन क्या करते हैं कि बेच देते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, स्ट्रिप कप टेस्ट, ये क्या होता है कि थनैला रोगी पशु के दूध का परीक्षण हेतु, ठीक है, अगला होता है मेलेनोमीटर, ये होता है शर्करा का परीक्षण, किसका,
शर्करा के परीक्षण। कंप्लीट। तो इजी है ना ये चीजें? अरे समझ में आ गया ना? ये टेस्ट ज्यादा टेस्ट है नहीं, 9 प्रकार के टेस्ट हैं, आप पढ़ते हुए आए होंगे, पढ़ते हुए आए ना, वही तो टेस्ट है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम इसके बाद में, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज पूछी जाती है आपको कि दूध का सैंपल कितना लिया जाता है, 10.75 ml। कितना लेते हैं? 10.75 ml। क्योंकि बाकी सब में जब सैंपल लेते हैं, जब अपन दूध लेते हैं तो सब में 15 या 10 ml डाला जाता है, लेकिन इसमें कितना डाला जाता है? 10.75 ml। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है। अब देखो, दूध के शय उत्पाद, हाँ, मिल्क बाय प्रोडक्ट, यानी कि दूध से संबंधित प्रोडक्ट क्या क्या हैं, दूध से क्या बनाया जाएगा, क्या क्या बना सकते हो आप दूध से? हाँ, सबसे पहले तो क्रीम, क्या निकलेगी दूध से? क्रीम निकलेगी। हाँ क्रीम, ठीक है। फिर क्या बनाया जाएगा? घी। आप क्या बना सकते हो? दूध, सॉरी, दूध का क्या दूध बनाएंगे यार? दही, क्या बनाएंगे? दही। हाँ, छाछ, या उसे कह देते हैं मट्ठा। हाँ, छाछ या मट्ठा। और बताओ, पनीर, छेना, और खोवा है। ये भी बताएंगे ना, सारी चीजें आपको बताएंगे क्या क्या होता है ना। बर्फी वगैरह सारी जितनी मावे की मिठाइयां हैं ये सब खोआ से बनेगी। किससे बनेगी भाई? खोआ से ही बनती है सारी जो तो मिठाइयां होती है आपकी, जिसमें मावे का प्रयोग किया जाएगा वो सब खोआ से बनती है। देखो, क्रीम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? क्रीम की। तो क्रीम कैसे बनाई जाती है? तो दूध से निकलने वाला, दूध से निकलने वाला मुख्य उत्पाद है ये, हाँ क्रीम, ठीक है। और क्रीम कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। क्रीम कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है पहली तो पतली क्रीम, हाँ, बहती हुई क्रीम, बहुत पतली जो क्रीम होती है वो पतली क्रीम, ठीक है। ये होती है कितने? 20% से कम वसा वाली, ठीक है। ये क्या होगी इसमें? 20% से कम। एक होती है मध्यम, इसमें कितनी होती है? तो 25 से 45% वसा। एक होती है गाढ़ी क्रीम। कैसी क्रीम? गाढ़ी क्रीम, इसमें 45 से अधिक, जो भी कितनी भी होगी 45 से ऊपर जो भी परसेंटेज आएगा उसको अपन कौन सी क्रीम कहेंगे? गाढ़ी वाली क्रीम। देखो, क्रीम निकालने के लिए, क्रीम निकालने हेतु जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वही चीजें मैं बताऊंगा, फालतू की रामायण लिखूंगा नहीं, क्योंकि अपने पास इतना वक्त भी नहीं है। क्रीम निकालने के लिए हेतु यंत्र या मशीन काम में लेते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्रीम का जो क्रीम होती है दूध में वो कैसी होती है? उतली होती है। जब जब और तो उसमें उतली होने के कारण वो क्या होती है कि क्रीम धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। अगर हम दूध को रखे रहेंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर एक परत आ जाती है, वही तो क्रीम होती है। तो आप दूध को गर्म करोगे, ठंडा करोगे, वापस उसके ऊपर एक परत आ जाएगी, वो भी क्या है? क्रीम है, ठीक है। इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रीम निकालने के लिए कढ़ाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? कढ़ाइयों का। एक तो होती है उथली कढ़ाई, एक होती है गहरी कढ़ाई, यानी कि एक तो उठी हुई जिसमें पूरा ऐसे फैला दिया तो ऊपर एक मोटी परत आ जाएगी, फिर उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसको निकालेंगे, फिर थोड़ी देर रखेंगे, फिर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक अपन क्या करते हैं? मशीन का काम में लेते हैं ना, जिसे कहते हैं क्रीम निकालने की मशीन। हाँ,
नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी आपको चक्कर पूछेगा। क्या पूछेगा? चक्कर। तो ये 2000 से 4000 आरपीएम लगाती है। कितना आरपीएम लगाएगी? 2000 से 4000। हाँ, प्रत्येक में मशीन होती है तो चक्कर, मशीन के चक्रों की बात कर रहे हैं अपन। चाहे उसकी जो क्रीम निकालें, क्रीम सेपरेटर, दूसरा नाम ये है ना, तो पूछ रहा है ना कि दूसरा नाम क्या है? क्रीम सेपरेटर। ये मशीन से, अगर हाथ से आप निकाल रहे हो, देखो ये तो किससे? विद्युत से। आजकल मोटर से निकाल देना, तो मोटर का आप बटन दबाओगे तो 2000 से 4000 हुई। लेकिन अगर हाथ से निकाल रहे हो, हाथ से घुमाने वाली भी मशीन आती है, हाथ से घुमाओगे ना, फिर 40 से 65 आरपीएम इतना सा घूमेगी। इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे क्रीम क्या आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि क्रीम कैसी होती है? उतली होती है, इसी के कारण वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब क्रीम सेपरेटर में आरपीएम आपको पूछे कि विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक कितने होते हैं, तो 2000 से 4000, हाथ से कितने? 40 से 65 आरपीएम। अब आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे क्रीम सेपरेटर या जो क्रीम निकालने की मशीन होती है उसका हर्ट कौन होता है? हृदय। क्या पूछेंगे? हृदय। क्रीम सेपरेटर का हृदय कौन होता है? तो बताओ भाई। है? स्क्रू। तो उसे तो स्क्रू कहा जाता है ना, जो किसने का होता है उसे स्क्रू कहा जाता है। लेकिन स्क्रू तो क्या है कि क्रीम बंद करने के लिए होता है स्क्रू। लेकिन क्रीम सेपरेटर का हृदय जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बाउल। क्या? बाउल। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ध्यान रखना। क्रीम सेपरेटर का हृदय क्या कहलाएगा? तो बाउल कहलाएगा। यानी कि जो मशीन होती है तो उसके अंदर छोटी छोटी प्यालियां लगी हुई होती है। क्रीम निकालने की मशीन देखी आप लोगों ने? उसमें छोटी छोटी प्यालियां होती है, वो होता है बाउल। उसे ही कहते हैं क्रीम का, क्रीम निकालने की मशीन का हृदय, या अंग्रेजी में आप बात करोगे क्रीम सेपरेटर का हार्ट। हाँ हाँ बता, तेरे दिल का मन में की बात मन में नहीं दबानी चाहिए। अधूरी हंसते हैं, अधूरी हसरतें होती है ना, बहुत दुख देती है। बता, पूरी कर। है? हाँ हाँ, तो वो स्क्रू हृदय नहीं है ना, हृदय तो बाउल है। हाँ, स्क्रू तो हाँ 2000 से 4000, ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? 2000 ही है। हाँ, 2000 से 4000 आरपीएम होता है। ठीक है। हाँ, इस मशीन में एक तो अपन हाथ से घुमाते हैं, हैंडल आता है। अगर आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक आता है, बटन दबाया और घूमने लग जाती है, तो फिर मशीन ज्यादा चक्कर लगाती है, इसलिए। हाँ, आगे दूसरा देखो, घी। दूध का मुख्य उत्पाद कहा जाता है इसे, सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला, सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला उत्पाद है। सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला, यानी कि आज भी दूध से सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है? घी। चाहे क्रीम निकाल के बनाए, चाहे कैसे भी निकाले, तो क्या बनाएंगे? घी। अब बात करेंगे इसमें मेन अपन किसकी? वसा की। तो वसा कितनी होती है इसमें? 99% से अधिक। 99% से अधिक, यानी कि ये 99.99 भी हो सकती है यहां तक, या 99.50 भी हो सकती है। तो वसा कितनी होगी? 99% से अधिक। बात कर लेते हैं नमी की, यानी कि आर्द्रता आ सकती है, क्योंकि पानी तो होता है हर जगह, बिना पानी के कुछ नहीं होता। तो जो नमी होगी वो कितनी होगी? 0.5% से कम। घी में अगर पानी या नमी है तो वो कितना, यानी कि 0.5% से कम होगा। इससे ज्यादा है तो फिर वो घी नहीं है। ठीक है। घी में सुगंध, डाईएसिटिलीन, डाईएसिटिलीन के कारण जो अच्छा वाला घी होगा उसमें खुशबू आएगी आपको घी से। और किसके कारण आएगी? डाईएसिटिलीन के कारण। और घी में दुर्गंध, घी में दुर्गंध, कई बार दुर्गंध आने लग जाती है, किसके कारण आएगी? हाँ,
रेनसेनिडिटी या फिर एक्रोलिन, इसके कारण आपको घी में क्या होती है, दुर्गंध आती है, घी में तगड़ी वाली दुर्गंध आती है। या फिर आप नमी यानी कि पानी ज्यादा रह गया, अशुद्धता हो गई, तो फिर सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है घी से। कैसी गंध आएगी, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आने लग जाती है घी में, ठीक है। हाँ, घी का भंडारण, ये एक्रोलिन, रेनसीनिडिटी, दुर्गंध, घी में दुर्गंध है। डी डी, अरे कम होती है, हाँ कम रहेगा ना, जबकि वसा अधिक रहेगी 99% से। घी का भंडारण, घी का भंडारण करते हैं अपन 0 डिग्री से, 0 डिग्री सेल्सियस पर। मुख्यतः तो इस पे किया जाता है, फिर भी आप मान लो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस, 2 तक मान लो ना, इससे ज्यादा नहीं। इसके ऊपर क्या हो जाता है कि घी कैसा हो जाएगा, अर्ध तरल अवस्था में चला जाता है ना। फिर घी कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। घी कैसा होता है वैसे, घी, हाँ घी की अगर बात करें तो कैसा होगा, अर्ध तरल, ना तो ठोस में है ना तरल में, बीच की अवस्था होती है घी की, ठीक है ना। जैसे कि शहद है, शहद भी कैसा है, अर्ध तरल है। दही क्या है, अर्ध तरल, ठीक है। तो वे ये से क्या होता है, अर्ध तरल। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, तो फिर घी कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, है ना, बहने लग जाता है। यहाँ पे घी बहेगा नहीं, है ना। और गुणवत्ता युक्त जो घी होता है, कैसा, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी वाला जो घी होगा वो कैसा होगा, दानेदार होगा। यानी कि घी में क्या दिखाई देंगे आपको, दाने दिखाई देंगे। घी को देखोगे तो कैसा होगा, दानेदार घी होता है, ठीक है। आगे देखो, घी का पीला रंग, अब गाय का घी पीला होता है, बाकी भैंस का तो होता नहीं है। किसका होता है, गाय का। और पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण ही गाय का घी जो क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। घी के भंडारण के पात्र, घी के पात्र, रेन सी, ये सी है ना, रेनसीनिडिटी, हाँ, ये पात्र ये होते हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के पात्र। यानी कि आपको कभी भी घी रखना है, लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, घी को गर्म करना है, तो कौन से पात्र में रखेंगे अपन, एल्यूमिनियम के, है? स्टील के में नहीं रखेंगे, स्टील में जल्दी खराब हो जाता है, घी में दुर्गंध आने लग जाती है, खराब हो जाएगा घी। इसीलिए कौन से एक पात्र में रखेंगे अपन, एल्यूमिनियम के पात्र आते हैं, उसमें ही क्या रखे जाएंगे, घी को रखा जाएगा भाई, है ना। हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं बाद में सारे। जो मैंने ये सारी चीजें बताई है आपको, है? अरे ये जो सारी चीजें बताई है एग्जाम में पूछी गई है, काफी एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। क्या करूं, नहीं जाना, थोड़ा तो पढ़ाने दे, अभी तो आया हूं, जा, तू भी जाएगा क्या राजा, ठीक है। अरे हो गए क्या, दही, दही क्या होते हैं, दही की एक प्रक्रिया होती है, दही को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। पहले अपन क्या करते हैं, दूध को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा भाई। दूध को आप क्या करोगे, गर्म करोगे। कहां तक गर्म करोगे भाई, 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना पड़ेगा। इतना उबाल आ जाना चाहिए, यानी कि दूध में कितने बार, 2 बार कम से कम बॉइलिंग, यानी कि दूध उबलना चाहिए। यहां तक आपको उसको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। गर्म कर दिया, उसके पश्चात वापस क्या करना होता है, आपको दूध को ठंडा करना होता।
यानी कि एक बड़ी सी परात लेके उसमें डाला जाता है ताकि दूध आसानी से ठंडा हो जाए। तो ठंडा कितने डिग्री तक करना चाहिए भाई? 21 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि 21 डिग्री पर जब ठंडा हो जाएगा दूध, तो उसके बाद में अपन क्या डालते हैं? फिर इसमें डाला जाएगा जामन। क्या डाला जाएगा? जामन, जिसे कहते हैं स्टार्टर। क्या कहा जाता है? जामन या स्टार्टर। यानी कि इसमें क्या होती है? इसमें होती है अम्लता। क्या होती है? अम्लता। क्या होगी? अम्लता। और ये कितना डाला जाएगा? ये डाला जाता है 1 से 3% तक। कितना डाला जाएगा? 1 से 3% तक। आगे बात समझ में? यानी कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग डाला जाता है। यानी कि सर्दियों में जो जामुन होता है वो क्या डाला जाएगा? ज्यादा, जबकि गर्मियों में कम डाला जाएगा ना। हाँ, क्योंकि तो ये 1 से 3% तक क्या डाला जाएगा उसमें? जामुन। जामुन के रूप में आप दही या छाछ या फिर कोई भी और जो अमल होते हैं वो काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुम लोग नींबू डाल दो, नहीं, पड़ जाएगा ना। हाँ, तो आप क्या लेंगे कि जामुन या स्टार्टर, जो है कि पुरानी छाछ वाछ है आपके घर में, दही है, वो डाल के काम में ले सकते हैं। अब ठीक है, दही बनाने का कार्य कौन करेगा? दही बनाने का कार्य, यानी कि अब ये दही कितने घंटों में, ये बढ़ने की पूरी प्रक्रिया, यहां तक आपने गर्म किया, ठंडा किया, फिर उसमें आपने जामुन डाल दिया, उसके 8 घंटे तक अपने को पड़ा रहने देना है उसको, जामुन डालने। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे बाद दही क्या हो जाएगा? स्कंदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदित। हाँ, लेकिन ये कार्य कौन करते हैं? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, याद रखना ये नाम है, लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? दही को खट्टा करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? दही को, हाँ, दही बनाने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दूध की मात्रा उतनी कम होती होगी ना भाई। जितना ज्यादा दूध होगा तो एक आंगली से फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो दही बनाने का कार्य लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है कि दही, बातें नहीं, दही कैसा हो जाता है? दही में मीठापन, दही मीठा मीठा हो जाता है, मीठा लगता है ना। खट्टा तो लगेगा नहीं। वो किस कारण लगता है? तो वो लगता है लैक्टोबैसिलस। सब सबटिलिसी, एक बैक्टीरिया होगा, उसके कारण दही कैसा लगेगा आपको? मीठा लगता है ना। दही से ही क्या बनेगा भाई? आगे चल के छाछ बनती है ना। हो गया? देखो, यहां से एक चीज और आपको पूछी जा सकती है कि जो दही है, सुनो, बातें नहीं, ये पूछा जाता है कि दही कौन सा उत्पाद है? तो दही एक किण्वित उत्पाद है। कैसा है? किण्वित उत्पाद पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अभी अपन इसके सारे बाय प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे पूछा जाता है। किण्वित यानी कि ये स्कंदित होगा उसके बाद, तो ये कैसा है? तो किण्वित उत्पाद है भाई, है ना। हाँ, अब तो किसी की बस नहीं है ना। कौन सा वाला? किण्वित, ये लेक्टोबैसिलस, ये वाला ही है। कौन सा? ये एक का ही पूरा नाम है। हाँ, ये एक का ही पूरा नाम है भाई, लेक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। 2 है ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। कार्य, दही बनाने का कार्य, सबटिलिस, याद रखना ना।
वैसे आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, है ना? हाँ, अभी अभी डलवा देना, है ना? हाँ बिल्कुल। आगे चले क्या? मैं आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जैसा कि कल आपको मिली होगी, ऐसी की ऐसी चीजें आपको मिल जाती है शाम को। डलवा तो आज डाला है क्या? चलें क्या? छेना। हाँ हाँ, ये चीज बताऊंगा ना मैं क्या होता है। छेना क्या होता है, पहले छेना में भी अपन क्या करते हैं, दूध को गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री तक? 82 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री तक? 82 डिग्री। दही में कितना गर्म कर रहे थे आप लोग? 72 से 75 डिग्री। हाँ, टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर पूछे जाते हैं दूध में सारे के सारे। अभी और सारे टेम्परेचर लिखूंगा मैं आप लोग। हाँ, पाश्चुरीकरण के टेम्परेचर लिखूंगा अभी तो। ठीक है, तो गर्म कितना तक करोगे आप लोग? 82 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें क्या करते हैं कि जैसे 82 डिग्री तक हो जाता है, इसका पता लगेगा कि भाई 3-4 बार अच्छा उबाल आ जाए, दूध ऊपर उठ जाता है, धीरे धीरे बाहर निकल जाता है ना। हाँ, या फिर अपने को थर्मामीटर की सहायता से इसका चेक करना पड़ेगा कि भाई भैया है। हाँ, बंगाली मिठाइयां सारी छेना से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? छेना से ही बनाई जाती है। अब इसको गर्म किया आपने, ठीक है। अब जब ये 42 बातें नहीं छोड़े, 82 डिग्री पे कंप्लीट गर्म हो जाएगा ना, फिर उसमें मिलाया जाता साइट्रिक एसिड। क्या मिलाया जाता है? साइट्रिक एसिड, यानी कि अम्ल, जो कि नींबू में आता है, नींबू वाला अम्ल। तो उस समय मिलाते ही क्या करता है, उस दूध को फाड़ देता है। क्या करेगा? फाड़ देता है, और फाड़ते ही काम हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? छेना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि यह पूरी प्रक्रिया 40 सेकंड में होनी चाहिए भाई, बस। हाँ, ज्यादा हो जाएगा ना फिर दूध खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उबाल आया, 40 सेकंड में जो डालना है वो डाल देना। उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? छेना मिलेगा। क्या मिलता है? छेना। और छेना सबसे अच्छा किसका होता है? गाय का। किसका होता है? गाय के दूध का। गाय का दूध का। हाँ, गाय के दूध का। गाय के दूध का जो छेना होता है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है ना। हाँ, अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो छेना बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? भैंस का। किसका? भैंस का। इससे क्या बनाई जाएंगी? सारी की सारी रसगुल्ले। रसगुल्ले, बंगाली मिठाइयां, बंगाली मिठाइयां वगैरह जो होती है ना, वो उसमें क्या काम में लिया जाता है? छेना काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में? हाँ, अब देखो। हाँ, साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड, यानी कि यह पूरी प्रक्रिया 40 सेकंड में होनी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओनली कितना? 1 मिनट से भी कम का टाइम, वरना मामला खराब हो जाता है। साइट्रिक एसिड क्या होती है? ये अम्ल होता है। जो अम्ल होता है ना, ये खट्टेपन वाला अम्ल होता है, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ना, वो वाला। हाँ, नींबू वींबू डाल दो। हाँ, अरे जो नींबू में अम्ल होते हैं ना, वो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल है। सिट्रिक एसिड बोलता है। हाँ, एक ही बात है, सिट्रिक बोल दे साइट्रिक बोल दे। है इमली में साइट्रिक एसिड पाए। चले आगे।
अगला प्रोडक्ट पनीर। देखो छेना और पनीर में इतना ही, क्या छेना और पनीर में कुछ भी फर्क नहीं है, प्रक्रिया वही करनी है, वहां तक फाड़ना है, उसको पूरा कंप्लीटली रखते हैं पानी के साथ। लेकिन इसका क्या करना पड़ता है अपने को, इसको निर्जलीकरण करना पड़ता है। क्या करना कर पड़ता है, निर्जलीकरण। हाँ वेरी गुड, ठीक है। वो तो भाई छेने के आगे की प्रक्रिया क्या होगा, उससे पनीर बनेगा सीधा। फाड़ा फाड़ा एक मोटे कपड़े में डाला जिससे कि पानी बाहर आ जाए, उस कपड़े के ऊपर अपन क्या रखते हैं कि थोड़ा सा वेट रखते हैं ताकि धीरे 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 जो पानी होता है वो बाहर निकलता जाता है, और जो ये पनीर होता है वो ठोस रूप धारण कर लेता है, गाढ़ा हो जाता है, वही है पनीर। ये भी किसका सबसे अच्छा किससे बनेगा, सबसे अच्छा किससे बनता है, गाय के दूध से। ये अपन मानते हैं, ये अपन मानते हैं, अपन राजस्थान के वासी हैं, वो कहते हैं। और अपने यहाँ के बोर्ड भी क्या मानता है, गाय। बाकी अपन बढ़िया वाली किताबों में जब पढ़ते हैं तो वहां पे भैंस लिखा हुआ मिलता है। जो आईसीआर, जो अपना आईसीआर वगैरह जो किताबें होती है उनमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया लेवल में भैंस लिखा हुआ था। तो आपको क्या मानना है, गाय का दूध, ठीक है। हाँ। निर्जलीकरण याद रखना, दही किससे बनाया जाएगा, किण्वन से। हाँ किण्वित होता है वो। एल्कोहल किससे बनता है, दारू, जितनी दारू बियर बनाई जाती है ये भी किण्वनी तो है, फर्मेंटेशन। हाँ जो से बियर बनाई जाती है, लुंगरी बनाई जाती है, है? अगला है खोआ। हाँ खोआ एक प्रकार का मावा ही होता है। ऐसे कहो कि भाई फीका वाला मावा, क्या होता है, फीका जो मावा होता है ना, मावा बनाने के लिए मिठाइयां जितनी बनाओगे आपको होगी, ये बर्फी दे दो, वो दे दो, बहुत सारी। हाँ पेड़े वेड़े जो सब बनते हैं वो इसके बनते हैं, ठीक है। यानी कि इसका भी मेन प्रोडक्ट क्या है, दूध है। क्या है, दूध। अब अपन क्या करते हैं, इसमें दूध को गर्म करते हैं, और कब तक करते जाते हैं, हाँ ये प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है, वाष्पशील, वाष्पशील प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं, तो वाष्पशील। यानी कि जो दूध में पानी वगैरह जो बाकी है वो वाष्प के द्वारा धीरे धीरे उठता जाता है नीचे, धीरे धीरे आंच चलती है, एक चौड़ी कढ़ाई होती है, और उसमें से धीरे धीरे जो बाकी चीजें होती है वो निकल जाती है, और फिर क्या बच जाता है इसमें, कुल ठोस पदार्थ। यानी कि बाकी धीरे धीरे क्या बच जाएंगे, कुल ठोस पदार्थ बच जाते हैं, और वही क्या कहलाता है, वही खोआ कहलाता है। सबसे अच्छा किसका बनता है, सबसे अच्छा भैंस के दूध से। किसके दूध से, भैंस के दूध से, ठीक है। और सबसे ज्यादा भी किसके दूध से बनेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में किसके दूध से बनेगा, भैंस के दूध से। क्यों, हाँ भैंस के दूध में पानी की मात्रा गाय के दूध की, जो गाय के दूध में पानी होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और इसमें अपने को क्या निकालना होता है, भाई पानी निकल जाएगा, बाकी ठोस पदार्थ जो बचेगा वही तो क्या कहलाएगा, खोआ कहलाएगा ना। हाँ तो अधिक भी किससे, सर्वाधिक भी किससे बनेगा, तो ये भैंस के दूध से, भैंस के दूध से। सारी मिठाइयां किससे बनाई जाएगी, खोआ से ही बनाई जाती है। हो गया, रेडी, आगे बढ़ जाए। समझ में तो आ रहा है ना आप लोग, रेडी। बोल ही नहीं रहे तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे है, महाराज जी की कथा ये सुनने सही आ रहा है क्या, है अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, क्या करें अपने पास वक्त कम रहे, वरना मैं काफी बोलता था। पहले के बैच देखे होंगे आप लोग, कहाँ समझ में नहीं आया ना वहां पूछ लिया करो। क्योंकि मेरी राइटिंग दुनिया में सबसे अच्छी है। हाँ कुल ठोस पदार्थ होता है, यानी कि बचा हुआ जो माल होता है कि कितना ठोस बचना चाहिए वो,
सबसे अच्छा भैंस के दूध से। आगे बढ़ जाएं, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण, स्टरलाइजेशन, ये एक प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है भाई? प्रक्रिया किसकी होती है? जीवाणु रहित करने की, जीवाणु रहित करने की। यानी कि दूध को अपने को क्या करना, जीवाणु रहित या जीवाणु विहीन करना है। उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि इस जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। आप जो थैलियों में जो दूध मिलता है, टोंड, डबल टोंड, है ना, स्किम्ड मिल्क, ऐसे नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने। अलग अलग कलर की थैली भी आती है, एक हरे रंग की थैली आएगी, एक गाढ़ी पीले रंग की आएगी, एक पीले रंग की थैली आती है। वो क्या है कि उसमें अलग अलग प्रकार की फैट होती है, अलग अलग प्रकार का दूध आता है, लेकिन उसपे एक जो कॉमन चीज होती है वो होती है पाश्चुरीकृत दूध, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने, देखा? तो देखती है थैली, बता, टोंड जो दूध होता है हरे कलर की, उसमें फैट कितना होता है, सनब कितना होता है, बताओ? लिखा हुआ होता है। और जो टोंड होता है ना, टोंड, टोंड दूध, ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला दूध होता है, बीज का दूध होता है, हरे रंग की थैली आती इसकी है। हाँ, और इसी में जो फेंट होती है ना, तीन ही होती है, और एसएनएफ जो होती है वो 8.5% होती है। ठीक है, सुपरवाइजर 2013 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। डबल टोंड में, डबल टोंड में जो फैट होती है वो 1.5% होती है, अगर बात करें अपन डबल टोंड की। हाँ, डबल टोंड, इसकी थैली पीले रंग की मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी? पीले रंग की। पीले रंग में भी दो प्रकार की थैलियां आती है, एक तो महंगी वाली आती है, एक इससे सस्ती वाली जो थैली आती है ना, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें फैट होती है 1.5%। कितनी होती है? 1.5%। और जो एसएनएफ होती है वो कितनी होती है? 9%। आगे बात समझ। अब अपन बात करते हैं पाश्चुरीकरण की। यह प्रक्रिया क्या है? जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म कर दो। जब भी किसी प्रोडक्ट को या किसी जो भी अपने पास जो आइटम्स होते हैं उनको खराब कौन करते हैं? जीवाणु या फिर फंगस, फफूंद लग जाती है, जीवाणु लग जाते हैं, या फिर उसमें क्या आ जाते हैं, ईस्ट वगैरह, या फिर वो क्या हो जाते हैं, खुद ही किण्वित, यानी कि एंजाइमों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, किण्वित कर लिए जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर में दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए आप उसको बार बार गर्म कर देते हो कि भाई ये फटने वाला होगा, इसकी जो लाइफ है 4 घंटे की और बची, उससे पहले एक बार उसको तगड़ा वाला गर्म कर देते, यानी कि 4 घंटा और बढ़ा देते, यानी कि 8 घंटा और चलता है। करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आप उस टाइम क्या कर रहे हो, तो जो बैक्टीरिया पनपने वाला उसको आप क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया क्या होती है? पाश्चुरीकरण। यानी कि जो आपके पास जो थैली का दूध आता है वो कोई घंटों पुराना आता है, जो आज सुबह दूध आया वो परसों का दिन का है। आई बात समझ में? तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रक्रिया के जो पूरे के पूरे जनक होते हैं कौन है? एक वैज्ञानिक हुए थे, लुईस पास्चर, नाम सुना? हाँ, ये जो सर थे, इन्होंने ये प्रक्रिया दी कि भाई जीवाणु को खत्म किया जा सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। अब कैसे कैसे जो पाश्चुरीकरण करेंगे अपन, कैसे कैसे करेंगे? एक होता है एलटी एलटी, एलटी एलटी, एक होता है एसटी एच, एसटी एच टी, एक होता है यूएचटी। अब इसकी फुल फॉर्म में बता दो, है ना, लॉन्ग टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, यानी कि अधिक समय तक, उच्च तापमान, एलटी एलटी थोड़ी होता है, एलटी एसटी होता होगा। सेकंड गलत है। हाँ, उच्च तापमान कम समय, है ना।
इसमें कितना करते हैं अपन 63.8 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें जो शॉर्ट टेम्परेचर यानी कि जो कम टाइम होता है इसमें करते हैं 73 डिग्री सेल्सियस तक। ये किया जाएगा कितने मिनट तक? 30 मिनट। इसका टाइम कितना रखोगे आप? 15 सेकेंड। यूएसटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें कितना टेम्परेचर तक गर्म करोगे? 135 लिखा है क्या मैंने? 115 से 130 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? ओनली 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक ही गर्म करेंगे इसको। आगे बढ़ जाएं। सेकेंड गलत है क्या? है? छोड़ दें। एलटी एलटी होता हो। HTST है ना? HTST। छोड़ दूं क्या? थोड़ा सा बताऊंगा मैं, 2-5 लाइन बस, ज्यादा नहीं। फिर दूध का काम खत्म करेंगे, कल से मांस और अंडे पड़ेंगे अपन। हो गया? देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दूध से संबंधित। दूध हमेशा पशु के किस तरफ बैठ कर करना चाहिए? दुग्ध दोहन का कार्य किस तरफ बैठोगे? बाईं तरफ। दूध हमेशा पशु के बाईं तरफ से, पशु की बाईं तरफ से, बाईं तरफ बैठकर निकाला जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बाईं तरफ ही बैठना पड़ेगा। किस तरफ बैठना पड़ेगा? बाईं तरफ। बातें नहीं, ठीक है। दूध निकालने का, दूध निकालने का कार्य कितने मिनट में पूरा करोगे आप लोग? 5 से 7 मिनट में। कितने मिनट में? 5 से 7 मिनट में पूर्ण करें बस। इसके बाद पशु क्या करेगा? दूध को ऊपर चढ़ा लेगा, है ना? हाँ। दूध उतारने का कार्य, दूध उतारने का कार्य कौन करेगा? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है दूध को उतारने के लिए? यानी कि जो पशुओं को जो पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है वो हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। हाँ, ममता वाला हार्मोन भी कहा जाता है इसे। जब तक आप गाय भैंस के बछड़े को नहीं छोड़ोगे ना तब तक वो दूध नहीं उतारेगी। और ममता गायों में ज्यादा होती है भाई। माँ की ममता देखनी है ना, गाय के बच्चे में देखो, गाय अपना क्या करती है कि दूध को वापस से डाल लेती है। हाँ, फिर वापस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा ना तब वो वापस दूध उतारती है। क्योंकि गाय हमेशा क्या होती है? बहुत चतुर होती है अपने बच्चे के प्रति। एक बार आपने दूध, आपने सोचा कि भाई बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर वो पहुंच जाती है। वो उसका उद्देश्य यह थोड़ी रहता भाई तुम लोगों को दूध पिलाएगी ना, वो उसके बच्चे के लिए दूध निकालती है। लेकिन आप वापस बांध देते हो, दूध निकाल लेते हो पूरा का पूरा उसको चकमा देके। लेकिन गाय क्या करती है? वापस से डाल लेती है। हाँ, 2-2 बार भी तो लेते हो तो वापस चढ़ा लेती है ना। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन उतारने का काम करेगा। कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। बातें नहीं। दूध निकालने की विधियां, भाई कैसे कैसे विधि से आप दूध निकालोगे? हाँ देखो, एक होती है चुटकी विधि। चुटकी विधि यानी कि जिसमें थन छोटे होते हैं ना उनमें यह विधि काम में ली जाती है। थन छोटे, थन छोटे वाले पशु, जैसे कि भेड़ वगैरह है, भेड़ में छोटे छोटे थन होते हैं।
ब्रेड का दूध निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऐसे, यानी कि जो चुटकी होती है इससे, हाँ चुटकी ये वाली, ऐसे निकालना पड़ेगा। छोटे कोई गाय है उसके थन छोटे हैं तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। दूसरी होती है अंगूठा विधि, अंगूठा विधि। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, दोषपूर्ण विधि है ये। कैसी है? दोषपूर्ण विधि है, सबसे गलत विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें अंगूठा को ऐसे थन के बीच में लिया जाता है फिर निकाला जाता है, तो वो जो जहां पे अंगूठा होता है ना वहां पे गांठें बन जाती है। हाँ, यही तो कर रहा हूं, इसलिए तो दोषपूर्ण है कि भाई जो थन होते हैं उसमें गांठें बन जाएगी। गांठें बनने के कारण क्या हो जाता है? थन खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या माना जाता है? दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। ये भाई बहुत दोषपूर्ण विधि है। एक होती है पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड, फुल हैंड मेथड। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे, इसमें अंगूठा ऊपर रहता है, अंगूठा ऊपर रहता है, थन ऐसे रहता है, फिर निकाला जाता है। ऐसे निकलता है, लेकिन निकालते नहीं हो तुम लोग, है ना। हाँ, सर्वाधिक अच्छी विधि है, यही तो है। अरे लिख तो दिया मैंने, सर्वाधिक अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कौन सी? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दूध निकालने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? तो कौन सी मानोगे? पूर्णस्थ। एक और आजकल जो विधि आ रही है वो आ रही है मशीन द्वारा, मशीन द्वारा, और ये अपने बस की बात नहीं है। कहाँ काम मिलेंगे? डेयरी फार्म में काम में लिए जाती है। कहाँ लिए जाती है? डेयरी फार्म में। अब अपन क्या करते हैं कि जो पशु हैं, ज्यादा टाइम हो गया क्या? बस, जो पशु हैं उनमें अपन क्या करते हैं, अपन पशुओं के बछड़े जो होते हैं उनको साथ रखते हैं। एक तो एक क्या करते हैं, मां से अलग कर देते हैं बछड़े को, एक तो मां से अलग, अपन तो क्या करते हैं साथ रखते हैं। एक होता है सकलिंग, एक होता है विनिंग। इसमें बछड़ा क्या होता है? बछड़ा मां के साथ, बछड़ा किसके साथ रहेगा? मां के साथ। विनिंग में क्या करते हैं, जो बछड़ा होता है उसे मां से अलग कर दिया जाता है, बछड़े को मां से अलग रखा जाता है, अलग रखा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बछड़ा ऐसा है जो पैदा हुआ और पैदा होते उसकी मां मर गई, जो बछड़ा पैदा हो गया और पैदा होते उसकी मां मर गई, तो उसे कहते हैं आरपन खोप। क्या कहते हैं? आरपन काप, यानी कि जिसकी मां मर गई हो, जिसकी मां मर गई हो, यानी कि जो पशु था वो पैदा हुआ, बछड़ा पैदा हुआ और पैदा होते ही क्या हो गई? मां मर गई। उसको ना तो साथ रखने की जरूरत पड़ी ना अलग करने की जरूरत पड़ी, तो वो बछड़ा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आरपन कोप कहलाएगा। आगे बात समझ में? साथ रख रहे हैं सकलिंग, बछड़े को मां से अलग कर दिया आपने। डेयरी फार्मों में ये किया जाता है, फिर उसको अलग से दूध पिलाया जाता है, अलग से दूध पिलाया जाता है। तो वो विधि कौन सी होती है? आपको पूछ रहे कि बछड़े को मां से अलग रख रहे हैं, अलग से दूध पिला रहे हैं, तो इस विधि को क्या नाम से जाना जाता है? तो विनिंग। और मां के साथ रख के बछड़ों को पाला जा रहा है तो सकलिंग। सकलिंग में हमेशा दूध निकालने के लिए बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। देखो ना, एक क्वेश्चन देखो, फटाक से देखो भाई, ठीक है। हाँ, निम्न में से पनीर किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? देखो ऑप्शन, वाष्पशील, बी किण्वित, पाश्चुरीकरण, और डी निर्जलीकरण। तो बताओ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
यानी कि निर्जलीकरण, यानी कि उसमें अपन पनीर में क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालने के लिए निर्जल, यानी कि बिना जल के, तो निर्जलीकरण। वाष्पशील से आप क्या तैयार करोगे भाई, खोआ। खोआ किससे बनाओगे, वाष्प से। गर्म करोगे, वाष्प के द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा और फिर अपने पास क्या बच जाएगा, किण्वित से क्या बनेंगे, किण्वित उत्पाद कौन सा है, दही, दही छाछ वगैरह, ये सब क्या है, किण्वित। घी कौन सा उत्पाद मानते हो आप, घी को कौन सा उत्पाद मानते हो, आपको पूछ ले तो भाई घी कौन सा है? बंद कर दे रवि।